हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भव्यदीप पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये लेक्चर हमारा वेव ऑप्टिक्स का थर्ड लेक्चर होने वाला है। प्रीवियस दो लेक्चर्स में आपने वेव ऑप्टिक्स का जो है इंट्रोडक्शन देखा है। इंट्रोडक्शन में हमने डिफरेंट साइंटिस्ट की डिफरेंट थ्योरीज जो है वो देखी। अबाउट लाइट हमने ये देखा कि साइंटिस्ट क्या कह रहे थे। कोई कह रहा था ये कार्पस्कुलर है, कोई इनको पार्टिकल बता रहा है, कोई इनको फोटोन्स कह रहा है, कोई बता रहा है कि ये तो वेव नेचर होता है, कोई बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो हम लोगों ने इनके साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इनकी थ्योरीज को पढ़ा। अल्टीमेटली हम लोग सेकेंड लेक्चर में हाइगन्स प्रिंसिपल पर पहुंचे, हाइगन्स की थ्योरी को देखा जिसमें उन्होंने वेव थ्योरी को समझाया, है ना। उन्होंने कहा कि एवरी या ईच पॉइंट ऑन दी वेव फ्रंट इज ऑल्सो एक्ट एज अ सेकेंडरी वेव फ्रंट, और इस तरीके से उन्होंने वेव थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया। यहां तक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन आपने हाइगन्स की प्रिंसिपल के थ्रू या वेव थ्योरी को ध्यान में रखते हुए आपने दो इंपॉर्टेंट फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर दिया। वन वॉज रिफ्लेक्शन एंड अनदर वॉज रिफ्रैक्शन। मतलब ये परावर्तन अपवर्तन वाले जो आपने फिनोमिनास थे उनको एक्सप्लेन कर दिया यूजिंग हाइगन्स थ्योरी। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन दिस फिनोमिना ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स थ्योरी, तो आप ये यहां पर कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप बात करें तो आपने वहां पर थोड़ा सा एक प्रिंसिपल पढ़ा है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, आपने कहा कि अगर आपके पास टू और मोर देन टू वेव्स होती हैं एंड दे आर मूविंग इन अ डायरेक्शन विथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस और जीरो फेज डिफरेंस, then they will superpose each other, and the disturbance created by each wave is vector sum of the disturbance created by the resultant wave is the वेक्टर सम ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय ईच वेव। ठीक है, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 समथिंग आपने पढ़ लिया था। अब वो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल जो है उसको हम लोगों को ध्यान में रखते हुए इंटरफेरेंस पढ़ना है। अब इंटरफेरेंस जब हम पढ़ते हैं तो इंटरफेरेंस क्या होता है वो थोड़ी सी बात समझ लेते हैं, देन इंटरफेरेंस की थ्योरी वगैरह देखेंगे और फिर हमको प्रोसीड करेंगे आगे। ठीक है, तो आपके दो फिनोमिनास रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन खत्म हो चुके हैं। अब आप पहुंच चुके हैं इंटरफेरेंस पे, जिसको आप हिंदी में व्यतिकरण कहते हैं। ये खत्म होगा, फिर हम पढ़ेंगे इसका डिफ्रेक्शन, मतलब इंटरफेरेंस के बाद डिफ्रेक्शन मतलब व्यतिकरण के बाद विवर्तन, देन हम पोलराइजेशन पढ़ेंगे। तो ये आपके पास वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम यहां पर बात करने वाले हैं आज के हमारे इस लेक्चर में इंटरफेरेंस वेव के बारे में। किसके बारे में? इंटरफेरेंस ऑफ वेव के बारे में बात करेंगे। हम लोग थोड़ा सा उसको इंटरफेरेंस को समझते हैं, देन इंटरफेरेंस को बात करें। कल मैंने आपको जो बताया था, मैंने आपको सुपरपोजिशन समझाया था, कहा था कि सुपरपोजिशन क्या होता है और किस तरीके से होता है। ठीक, आज हम बात करने वाले हैं प्योर इंटरफेरेंस की। ठीक, अब ये इंटरफेरेंस क्या होता है? ठीक, इंटरफेरेंस का नॉर्मल मीनिंग निकालो तो इंटरफेयर करना। तो वही चीज हो रही है कि अगर आपके पास दो अलग अलग लाइट वेव या दो से ज्यादा भी हो सकती है, जनरली हम यहां पर दो की बात करेंगे, तो ये जब दो लाइट वेव होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक जैसी होना चाहिए, है ना। फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हमने यहां पर बताया, देखो फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब मैं बताता हूं। फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब है कि अगर वेव नंबर ये है और अगर ये t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में यहां तक ट्रेवल करती है, कहां तक? जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। और वेव नंबर 2 अगर हम बनाएं तो ये जो है ये भी क्या है? इसके भी t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में कितने साइकिल होना चाहिए? 2 साइकिल होना चाहिए। ये सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ साइकिल्स जो है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो अगर सेम होता है तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम कही जाती है। ठीक है, एक ही सेकंड में इन दोनों ने दो दो साइकिल कंप्लीट कर लिए तो इनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो गई। और बोला गया हैविंग जीरो और कांस्टेंट, क्या बोला गया है? जीरो और या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको कल थोड़ा सा फेज डिफरेंस भी एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज फेज डिफरेंस। जब फेज डिफरेंस बताया था तो मैंने कुछ एक ऐसी वेव बनाई थी लास्ट लेक्चर में जिसमें ऐसा बनाया था, है ना। और फिर आपको बताया था कि ये कुछ वेव ऐसे भी चल सकती हैं या दोनों सेम टाइम पे चलेगी। तो यहाँ पर आपको एक वेव और बना के बताई थी कि देखो ये इसके समय साथ में भी चल सकती, ऐसी भी हो सकती है। तो जो फेज डिफरेंस होता है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं और ये देखते हैं कि कोई वेव कितनी आगे है या कितनी पीछे है। आगे पीछे इन टर्म्स ऑफ एंगल, है ना। एक वेव स्टार्ट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ लेना चाहूंगा। देखो डायग्राम मान लेते हैं हमारे पास एक वेव है, वो ये है। ठीक, दूसरी वेव की जो हम बात कर रहे हैं, हमारे पास दो वेव हैं, उनमें से सेकंड वेव में बना रहा हूं, वो वेव बना रहा हूं ये। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से देखो। वेव नंबर 1 जो है और वेव नंबर 2 जो है, इनमें इनका ओरिजिन अलग अलग है। देखो ये यहां से शुरू हुई और ये वाली यहां से, मतलब वेव नंबर 1 यहां से शुरू होती है और वेव नंबर 2 यहां से। अभी जो वेव नंबर 2 जब तक वेव नंबर 2 शुरू होती तब तक वेव नंबर 1 कहां पहुंच गई थी? यहां पर।
देखिए आप जरा ध्यान से, वेव नंबर 1 यहां पहुंच गई और वेव नंबर 2 अब शुरू हो रही है। मतलब डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। अब वो डिफरेंस किस किस चीज का है, तो अभी मैं फिलहाल में आपको केवल फेज डिफरेंस समझा रहा हूं, आगे मैं चल के इसका पाथ डिफरेंस भी बताऊंगा। फेज डिफरेंस के बाद पाथ डिफरेंस भी बताएंगे। पर अगर मैं यहां पर फेज डिफरेंस की बात करूं तो फेज डिफरेंस जो होता है वो एंगल होता है। क्या होता है वो? एंगल। अब अगर एंगल है, एंगल अगर है वो, तो एंगल से क्या होगा कि आपका देखना पड़ेगा कि 1 और 2 में कौन आगे है। क्योंकि ये एंगल जो गैप बता रहे हैं ना हम लोग की वेव 1 और वेव 2 में जो गैप है या जो डिफरेंस है वो कितना है, तो उसको समझने के लिए पहले आप एक वेव देख लीजिए। देखिए ये आपके पास मैं एक वेव बना रहा हूं, मान लीजिए ये वेव है, आप इसको एक कंप्लीट साइकिल मानते हैं। क्या मानते हैं? कंप्लीट साइकिल है ये, है ना। स्टार्ट होगा 0 से और कंप्लीट साइकिल जो होगा तो वो 2 पाई पर जाकर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब 2 पाई का हाफ कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पाई। 2 पाई का आधा कितना? पाई हो जाएगा। और उसका भी आधा अगर आप देखें तो वो होता है पाई बाई 2। क्या होता है ये? पाई बाई 2 होता है, राइट। यहां तक अब आप जरा नोटिस करिए कि आपकी अगर वेव और 2 में डिफरेंस देखना है, 1 और 2 में डिफरेंस देखना है, तो 1 जो चल के कहां तक पहुंच चुकी थी? यहां तक पहुंच गई थी। 1 चलकर यहां तक पहुंच गई थी, तो ये जो गैप है, ये गैप जो है वही इनका डिफरेंस है। और ये गैप कितने का है? ये गैप है पाई बाई 2 का। तो मैं बोल सकता हूं वेव 1 और 2 में जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाई 2 का है। अल्टरनेटिंग करंट वगैरह जब पढ़ते हैं तब भी ये बातें समझाई जाती है फेज डिफरेंस की, राइट। चलिए, तो अभी हम बात कर रहे हैं हमारा कि अगर दो वेव जो है, हम इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं एक्चुअल में। इंटरफेरेंस में क्या होता है कि अगर दो वेव हैं तो दो वेव जो हैं वो एक तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और दूसरी अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी के अलावा, तो उनमें फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। मतलब कहने का, जैसे इन दोनों वेव को अगर हम नोटिस करें, वेव नंबर 1 और ये वेव नंबर 2, तो इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है ना वो कितना है? 0 डिग्री। देखो दोनों अगर चलेंगी तो बिल्कुल सेम टाइम पर चलेंगी, ठीक है। तो इन दोनों में फेज डिफरेंस हो गया 0 डिग्री का। पर अगर आपको जानना है कि फेज डिफरेंस कैसे, तो मैंने यहां पर समझा दिया कि फेज डिफरेंस ऐसे हो सकता है कि वेव आगे चल जाए और दूसरी पीछे चल जाए, और दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस आ जाए, जैसे पाई बाई 2 का आया। पर इन्होंने बोला कि फेज डिफरेंस आएगा तो इशू नहीं है, लेकिन फेज डिफरेंस जो है वो भी क्या होना चाहिए? हमेशा के लिए कांस्टेंट होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और लिखा है कि प्रोपोगेट इन अ मीडियम साइमल्टेनियसली। ये जब दो वेव होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, कांस्टेंट या जीरो फेज डिफरेंस होता है, और वो किसी मीडियम में साइमल्टेनियसली प्रोपोगेट करती है इन दी सेम डायरेक्शन, ठीक है। दोनों वेव को किधर बढ़ना पड़ेगा? दोनों वेव को जो है वो सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ना पड़ेगा। जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन, क्या है? सुपरपोजिशन की वजह से उनकी इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कहीं पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है तो कहीं पर आपको मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है। क्लियर है? तो ये कहलाता है आपका इंटरफेरेंस। क्या कहलाता है ये? इंटरफेरेंस। अब अगर आप चाहें तो इस पूरी डेफिनेशन को एक बार थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये डेफिनेशन क्या समझाना चाह रही है। कह रही है कि व्हेन टू लाइट वेव्स of similar frequency and having zero or constant phase difference propagate in a medium simultaneously in the same direction, ठीक है। तो इतना तो उसने समझाया कि ऐसा ऐसा होता तो ऐसा ऐसा होगा, और फिर वो बोल रहा है कि then their superposition maximum intensity is obtained at a point and minimum intensity at another few point, मतलब या अदर फ्यू पॉइंट। तो आपको ये बताना चाह रहा है कि कहीं पर आपको इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम मिलेगी किसी पॉइंट पर, किसी पे मिनिमम मिलेगी। This phenomena is redistribution of energy due to superposition of wave is called interference of light wave। ये definition है कि this redistribution of energy phenomena is known as interference। समझ में आई होगी बात आपको। अब ये interference जो आपने पढ़ा, इसका हम लोग थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो जो इंटरफेरेंस है ना वो हम दो टाइप से पढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड अनदर इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। एक क्या हो गया कंस्ट्रक्टिव और दूसरा क्या हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव की बात करें तो जरा नोटिस करिएगा, देखिए यहां पर लिखा है ये आपकी फर्स्ट वेव हो गई। ये कौन सी हो गई? फर्स्ट वेव। ये वाली वेव हो गई आपकी सेकेंड वेव, मतलब अंदर ये चल रही है जो आपकी छोटी वाली सबसे छोटी दिखाई दे रही है वो आपकी फर्स्ट वेव है। देन उसके बाद बीच में जो आपको दिखाई दे रही है वो सेकेंड वेव बनी है आपकी। और इन दोनों की जब हम रिजल्टेंट देखते हैं तो कंस्ट्रक्टिव में हमें क्या मिलता है, देखो लोकल टर्म में भी अगर सुनोगे, लेमन टर्म में, तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बनाना। कंस्ट्रक्टिव का मतलब बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि छोटा छोटा मिला दो तो क्या बन जाएगा, छोटा छोटा मिला दोगे तो बड़ा बन जाएगा। मतलब
है ना, आपका यहाँ पे एनर्जी जो है या जो आपका एम्पलीट्यूड जो है वो ऐड हो जाएगा। तो जरा यहाँ पर भी देखिए, जो तीसरी आपको वेव दिखाई दे रही है, ये वाली वेव, इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ है कि आपको एनर्जी जो है या आपको जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो बढ़ा हुआ मिल रहा है। ये कितना होगा, तो ये होगा y, जो नया मैं बता रहा हूं ये आपको y, ये कितना होगा, तो हम इसको बोल देंगे कि इट इज y। और ये y कितना होता है, हमने कल पढ़ा था सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से कि ये होता है y1 प्लस y2। दोनों जो आपकी ये जो वेव है प्राइमरी और सेकेंडरी या फर्स्ट और सेकेंड वेव है, इनके एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम अगर आप कर दोगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव में जो ये आपको इंटरफेरेंस के बाद जो इंटेंसिटीज के पॉइंट मिलते हैं मैक्सिमम वाले मिलते हैं, क्या मिलते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी। देखो, द इंटरफेरेंस टेकिंग प्लेस एट पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी पे जो आपका इंटरफेरेंस होता है वो कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जो मिनिमम का होता है, जैसे यहां पर लिखा है द इंटरफेरेंस टेकिंग प्लेस एट पॉइंट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, है ना, वो कहलाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर दिखाई दे रही है एक फर्स्ट वेव, ये फर्स्ट वेव हो गई, ये आपकी फर्स्ट वेव जो ऊपर ऊपर चल रही है क्या हो गई, फर्स्ट वेव हो गई। ठीक है, ये फर्स्ट वेव हो गई। और सेकेंड वेव कौन सी हो गई, ये अंदर अंदर आपको दिखाई देगी, इसको आप सेकेंड वेव कह दीजिए, ये आपकी सेकेंड वेव हो गई। ठीक, फर्स्ट वेव ऊपर ब्लैक कलर की और ये जो सेकेंड वेव जो है ये आपकी ये रेड कलर की। अगर आप यहां पर इस तरीके से निकालते हैं कि वाई नेट मतलब जो इन दोनों का जो आपको रिजल्टेंट मिले, और अगर आप वो बोलते हैं y2 प्लस y1 या y2 माइनस y1, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि दोनों जो हैं, दोनों का जो है वो फेज अलग अलग हो सकता है। अभी आगे पढ़ेंगे कि डिस्ट्रक्टिव क्यों आता है। तो जब 2 में से 1 को माइनस करोगे तो देखो माइनस में आएगा, ये आपकी रिजल्टेंट है, ये लिखा है, ये रहा रिजल्टेंट। समझ गए बात। तो जब वेव होती है, वेव का जो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कितना होता है वो समझ में आ गया। डिस्ट्रक्टिव में माइनस होता है, एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाता है, और कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड जो होता है वो आपको ऐड होकर मिलता है, राइट। तो ये सिंपल सा वो था, डेफिनेशन वाइज आपको देखनी थी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। अब हम जो पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बेसिस पर देखें तो। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस वेव। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस वेव में हम लोग यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम कंसिडर करते हैं दो वेव अलग अलग। ठीक, हमने दो वेव कंसिडर की। वेव हमने कौन कौन सी कंसिडर की, देखना एक मिनट। वेव हम कंसिडर करते हैं y1 को हमने बोला इट इज a sin ओमेगा टी। क्या बोल दिया इसको, क्यों यार, a sin ओमेगा टी। ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई एक वेव, पहली वेव। ठीक, दूसरी वेव अगर हम देखें तो हमने बोला कि दूसरी वेव जो है इसका एम्पलीट्यूड अलग है। एम्पलीट्यूड समझते हैं ना, किसी भी वेव में ये जो ये बना हुआ रहता है ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। ठीक, अगर पहली वेव देखोगे तो उसका ये a था, दूसरी अगर देखोगे तो उसका ये b है, ये एम्पलीट्यूड होता है। ठीक, चलिए, तो हमने बोला b साइन, और इसका हम फेज डिफरेंस ले लेते हैं कि कुछ इन दोनों में क्या है, फेज डिफरेंस है, तो ये आगे निकल गई। मान लो सेकंड वाली वेव थोड़ी सी आगे है। ये वेव लिखने का तरीका है, आप ऑलरेडी जानते होंगे शायद इस बात को कि इस तरीके से वेव लिखी जाती है। अब आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना है। क्या यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो वो क्या बोलता है, वाई नेट जो होता है इट इज y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। अगर वेक्टर के फॉर्म में नहीं है तो आप डायरेक्टली y बराबर y1 प्लस y2 लिख सकते हैं। केवल एम्पलीट्यूड को देखें, केवल मैग्नीट्यूड को देखें तो ये लिख सकते हैं आप y1 प्लस y2 में इनको ऐड कर दीजिए, y1 प्लस y2 में इनको ऐड कर दीजिए। तो y1 और y2 जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, फेज डिफरेंस। अब ये आपका क्या है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करोगे तो साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, जैसे ये तो हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका a साइन थीटा या a साइन ओमेगा टी प्लस b। अब इसको आप ओपन करिए, क्या लिख सकते हैं, साइन a मतलब साइन ओमेगा टी, कॉस b मतलब कॉस फाई, प्लस फिर आप लिख सकते हैं कॉस a मतलब ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाई मतलब b, ये लिख सकते हैं। अब b का अंदर मल्टीप्लाई करिए, यहां भी करिए और इस वाली टर्म में भी करिए। अब जो आपको यहां पर साइन वाली टर्म दिख रही है उनको एक साइड कर लीजिए। देखो यहां पर हमने किया हुआ है, यही किया हुआ है पूरा। डेरिवेशन अगर अलग से नहीं भी करेंगे तो यहां से आप समझ सकते हैं। ये आपने y1 प्लस y2 ऐड किया,
y बराबर a साइन ओमेगा टी, b बराबर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फिर इसको आपने ओपन कर दिया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो गया। फिर आप क्या कह रहे हैं, जो आपका जो ए साइन ओमेगा टी जो है उसको एक साइड कर लो। तो कौन कौन है, ए के साथ में साइन ओमेगा टी है और बी के साथ में है बी कॉस थीटा कॉस फाइव के। तो जरा मैं यहाँ से साइन ओमेगा टी जब कॉमन निकालूंगा, क्या निकालूंगा, साइन ओमेगा टी कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ बचेगा ए और यहाँ कौन बचेगा, b इंटू कॉस थीटा। ठीक, इन दोनों का बाहर कर लो, a प्लस बी कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ से आपका ये b है, b और यहाँ से आप क्या बाहर निकाल लो, यहाँ से आप बाहर निकाल लो b साइन थीटा। बचेगा ही क्या, मेरे ख्याल से यही बचेगा, b साइन फाइव बच रहा है, b साइन फाइव इंटू कॉस ओमेगा टी, ये आपका यहाँ पर टर्म लिखी हुई। ठीक, सिंपल है। अब यहां पर हम एक वैल्यू पुट करते हैं, अजम्पशन है हमारा ये कि a प्लस बी कॉस थीटा को हमने a कॉस थीटा लिख दिया, कैपिटल A कॉस थीटा, और b साइन फाइव को हमने लिख दिया a साइन थीटा। ठीक, रिजल्टेंट जो हम लिखेंगे उसके लिए कर रहे हैं। तो आपका इस वाली टर्म की जगह आ जाएगा कैपिटल A और ये साइन का आपका आ जाएगा साइन, और ये b साइन फाइव वाली जगह पर आपका साइन फाइव की जगह आप कितना पुट कर रहे हैं, a साइन थीटा, तो ये आ जाएगा आपका a साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी फिर से दिख रहा है आपको, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो आपको फिर से क्या करना है, इक्वेशन चेंज कर देना ही, ए तो यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ये कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपकी रिजल्टेंट वेव आ गई। आपको क्या निकालना था, वाई निकालना था, तो वाई कितना आया, वाई आया कैपिटल ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। जनरली पेपर में ये डेरिवेशन नहीं आता है ना, पर मैंने आपको करवा दिया कि अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो देख लेना, इस तरीके से वैल्यू आती। अब यहां पर ये जो a है ये क्या है, तो इसको आप कहेंगे कि ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। ये क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अभी मैंने आपको बताया था कि दो वेव बनी हुई है मान लो, और इसका ये जो है ये a है, ये क्या है, a है, और एक और वेव बना देते हैं, जो वेव बनी हुई है दूसरी वो ये है मान लो, इसका ये कितना हो गया, b। तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो ऐसी बनेगी, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होता है इसका टोटल, तो वो होता है आपका a प्लस, सॉरी मतलब आपने उसको माना है a, क्या माना है a, ये कैपिटल A माना है आपने। इसको आप कहते हैं कि आपकी जो नई वेव बनती है, नई वेव जो बनती है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, नई वेव का एम्पलीट्यूड ये रहा कैपिटल A। ठीक है, ये कैपिटल A रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और ये थीटा आएगा, फाई नहीं आएगा, ये थीटा आएगा। ये थीटा जो है ये कहलाता है फेज डिफरेंस। ये क्या कहलाता है, फेज डिफरेंस, रिजल्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, चलिए इसका डेरिवेशन का ज़्यादा काम नहीं है, बस समझा दिया। अब यहां से आपको जो पॉइंट आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक, पहली बात तो जो हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखा वो आप ध्यान रखना, वेक्टर सम किया है। क्या किया है, वेक्टर सम। तो क्या मैं वेक्टर सम को ऐसे नहीं लिख सकता कि अगर एम्पलीट्यूड है और दो एम्पलीट्यूड, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y बराबर y1 बराबर a साइन ओमेगा टी, क्या थी, a साइन ओमेगा टी, और y2 बराबर क्या था, तो y2 बराबर था b साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी सॉरी फाइव। ठीक, तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट लिखोगे एम्पलीट्यूड का, तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे कितना है a, तो ये a स्क्वायर, फिर कितना है b, तो b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 5। ठीक है, क्लियर। ये आपका क्या है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है यहां पर। ठीक है, अब दो आपके पास वेव हैं a और b, तो हमने माना कि a वेक्टर ये रहा आपका, ठीक, और इससे फाई डिफरेंस पर, कितने पर, फाई डिफरेंस पर जो है वो आपका b है, और इन दोनों का जो मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो रिजल्ट में कितना निकालूंगा, a। अभी तो बोला कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है, a है, तो हमने बोलते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये रहा। अब आपको एंगल निकालना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया आपका, अब आपको एंगल निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है कि अगर a और ये कैपिटल A, स्मॉल a और कैपिटल A जो आपके ये हैं, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा। तो हम यहां से निकालेंगे टेन थीटा। क्या निकालेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा कितना होता है, तो टेन थीटा जो होता है आपको मैंने लिखना सिखाया था कि जिससे पहले ऊपर आप लिख दीजिए साइन, क्या लिख दीजिए, साइन। ठीक है, साइन फाइव लिखिए क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, फाइव का। नीचे क्या लिख दीजिए, कॉस फाइव। फिर आपको जो काम का है, मतलब जिससे एंगल बन रहा है उसको नहीं लिखना, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो ये b और ये b, ठीक, दूसरे वाले से, मतलब एंगल किससे बन रहा है, थीटा, a से बन रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई किसका करना है, b का मल्टीप्लाई किया, और नीचे जो बचा हुआ है उसको ऐड कर दो। तो नीचे कौन बचा था आपका, a।
ये लिखने का तरीका मैंने वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर वाले चैप्टर में और उसके पहले भी ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अगर आपको वहां देखना है तो ये बेसिक कैलकुलेशन कैसे लिखते हैं मैंने समझाया था। ठीक, अब ये जो आपका फाइनल रिजल्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आपको रटना है। क्या होता है फाइनल रिजल्टेंट? तो होता है ए, कैपिटल ए, मतलब जो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा या कॉस फाई। ठीक, अब हमें एक चीज पता है, और वो क्या पता है कि जो आपका एम्पलीट्यूड होता है, जो आपकी लाइट का एम्पलीट्यूड होता है वो और इंटेंसिटी जो होते हैं वो आपस में रिलेट करते हैं। और वो किस तरीके से रिलेशन होता है? तो आई जो आपकी इंटेंसिटी होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, मतलब एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। कैसे, मैं समझाता हूं। मैं आपको दो लाइट बनाकर बता रहा हूं, दो लाइट वेव बनाकर बता रहा हूं। ठीक ठीक है, ये दो लाइट वेव है। इसका एम्पलीट्यूड कितना है? छोटा, मतलब इसको आपने ए मान लिया, और इसका एम्पलीट्यूड आपका कितना हो गया? थोड़ा बड़ा, इसको बी कहा। मुझसे कोई पूछे कि बताओ ये जो दो लाइट आ रही है इसमें इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है? तो इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ए वाला या बी वाला? आप कहेंगे बी वाली वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा, मतलब इंटेंसिटी भी किसकी ज्यादा? बी वाली की ज्यादा, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, और किस तरीके से करती है वो आपके पास यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या मैं यहां से एक चीज बोल सकता हूं कि फर्स्ट वेव की जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? I1 प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल का सिंबल जब आप हटाओगे तो एक कांस्टेंट ले लेना के, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर। और अगर कोई मुझसे पूछे कि I2 लिखो, क्या लिखो? I2, तो ये I2 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। और यहां से मैं जब इसका प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाऊंगा तो मैं लिखूंगा के इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, ये बात, ये हो गया आपके ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर वाली I1 I2। रिजल्टेंट लिखना है, क्या लिखना है? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे लिखा जाता है? रिजल्टेंट लिखा जाता है इंटेंसिटी को जोड़कर, इंटेंसिटी को जोड़ दीजिए। तो इंटेंसिटी को जब आप ऐड करोगे, इंटेंसिटी को आप ऐड करोगे, तो इंटेंसिटी आप कैसे ऐड करते हो ये नहीं मालूम आपको, लेकिन आपको पता है कि ए बराबर जो होता है वो होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। ये आपका, आप इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिखते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहां से स्क्वायर गायब हो जाएगा, इधर से स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो आपके पास यहां पर क्या बचेगा? ए स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? अब देखो, ये जो आपका ए स्क्वायर है या जो आपकी इंटेंसिटी है ये प्रोपोर्शनल होती है किसके? एम्पलीट्यूड के। तो ये क्या था? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो मेरा यहां पर क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक, ये क्या है आपका? ये है ए का, तो ए को, ए स्क्वायर को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं? I1 के। किसके बराबर लिख सकता हूं? I1 के। बी स्क्वायर को किसके बराबर लिख सकता हूं? I2 के। देखो जरा ध्यान से, बी स्क्वायर को किसके बराबर लिख सकते हैं? I2 के। आप सोच रहे होंगे सर के क्यों नहीं ले रहे हो? भाई साहब के इधर भी आएगा और के इस पूरी टर्म में भी आएगा, जो कि बाहर निकल के कट जाता है। ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ ए कितना? तो रूट I1। ए यहां से देखा, देखो ए कितना? ए कितना? रूट I1। अगर आपका ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल है तो ए इज प्रोपोर्शनल टू रूट आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये I1 हो जाएगा ना। और बी बराबर निकालोगे तो प्रोपोर्शनल टू कितना? ये हो जाएगा आपका I2। ठीक, तो आप लिख देंगे रूट I1 इंटू बी कितना? रूट I2 इंटू कॉस ऑफ फाई होगा, फाई। ठीक, तो ये आपकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? इंटेंसिटी। क्वेश्चन आते हैं सीधे कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताओ। क्या आते हैं क्वेश्चन? रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताओ या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताओ। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है कैपिटल ए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। इंटेंसिटी का पूछे अगर कहीं पर तो क्या बताओगे? इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी आई रिजल्टेंट बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 रूट ओवर I2 इंटू कॉस फाई। ये रिलेशन है, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए देखो, हमने ये किया हुआ भी है। किस तरीके से फाइंड आउट किया मैंने अभी आपको करके बता दिया। ये तरीका है ना, इस तरीके से आप, यहां पर स्क्वायर आएगा, यहां पर स्क्वायर आएगा। ठीक, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं ना तो स्क्वायर आता है। ठीक, ये मैंने करके बता दिया अभी है ना ऊपर आपको। चलिए, अब हमारे पास दो टाइप के इंटरफेरेंस है। कितने टाइप के? दो टाइप के। कौन कौन से? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। दो इंटरफेरेंस है ना, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो क्यों ना हम अब कंस्ट्रक्टिव की थोड़ी बात कर लें। यहां पर किसकी बात कर लें? कंस्ट्रक्टिव की। मुझे एक बात बताइए, कंस्ट्रक्टिव जो होता है कौन सा होता है? कंस्ट्रक्टिव।
आप लोगों ने अभी पढ़ा कि कंस्ट्रक्टिव जो होता है उसमें एडिशन होता है, मतलब y जो होता है, y नेट जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, तो वो हो जाता है y1 प्लस y2 के बराबर। कंस्ट्रक्टिव ऐसा होता है, ठीक। और कंस्ट्रक्टिव में आपका जो है इंटेंसिटी जुड़ती है ना, और एम्पलीट्यूड भी ऐड होते हैं। डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते हैं। तो भाई साहब एक बात बताइए मुझे, क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि जो मेरा एम्पलीट्यूड आया था फाइनल वो कितना आया था, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा या कॉस फाई, ठीक। इसी को अगर मैं इंटेंसिटी के टर्म में लिखूं तो वो आया था आई रिजल्टेंट बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 I2 इंटू कॉस फाई। अब एक बात बताइए आप, देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, आप देख के बताओ, बोर्ड पे सोचो एक बार कि मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताना था। क्या बताना था, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि जुड़ के मिलना, मतलब बढ़ाना। तो बढ़ेगा कब, जब मैक्सिमम कब मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो मैक्सिमम कब मिलेगी मुझे रिजल्टेंट, जब इस कॉस की वैल्यू कितनी हो जाए, 1। इस कॉस की वैल्यू 1 होगी, इस कॉस की वैल्यू 1 होगी, तो क्या मैं यहां से एक चीज बोल सकता हूं, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर ये 1 हो जाता है तो मेरी इंटेंसिटी या सॉरी एम्पलीट्यूड जो है वो बनेगा ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस कितना हो गया, 1। और ये किसका फॉर्मूला है, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये किसके बराबर आ गया, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का आंसर आया। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तब हमारे cos फाई की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 1। cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो देखो हमने बोला कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द मैक्सिमम इंटेंसिटी अचीव्ड व्हेन cos फाई या जो आपका फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, cos की 1 हो जाए। तो फेज डिफरेंस अगर 1 हुआ तो cos कहां पर 1 होता है, cos 1 जो होता है वो होता है 0 पर। कहां पर होता है, 0 पर। cos 0 देखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर आपने cos को 180 देखा, मतलब 2 पाई सॉरी हाँ 360 देखा, तब भी ये कितना आ जाएगा, 1। अगर आपने cos को 4 पाई देखा, मतलब 720 देखा, तब भी ये कितना आ जाएगा, 1। तो कहने का मतलब ये है कि cos जो होता है वो 2 पाई के मल्टीपल में, 2 पाई के मल्टीपल में जो होता है n इंटू 2 पाई, ये क्या देता है आपको, ये हमेशा देता है मैक्सिमम इंटेंसिटी। समझ में आई, मैक्सिमम इंटेंसिटी की कंडीशन क्या है, देखो ये सब तो ठीक है अपनी जगह। मैक्सिमम इंटेंसिटी तब होती है जब cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तभी आपका आंसर आता है a इज इक्वल्स टू रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। हमने कहा कि cos फाई 1 कब हो सकता है, cos फाई 1 हो सकता है जब cos 0 हो, cos 2 पाई हो, cos 4 पाई हो, cos 6 पाई हो, cos 8 पाई हो, सभी पे हमारा जो है cos 0 होता है, सॉरी 1 होता है। तो अगर 1 निकालना है तो क्या मैं इसको सिंपली ऐसा बोल सकता हूं कि cos फाई की जगह, cos फाई जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, प्लस का 1 होना चाहिए। तो क्या फाई की जगह में 2n पाई लिख दूं, 2n पाई। अगर मैंने n की वैल्यू 0 रखी, n की वैल्यू कितनी रखी, 0 रखी, n की वैल्यू 0 रखोगे तो फाई हो जाएगा 0 और cos की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर आपने n की वैल्यू 1 रख दी, कितनी रख दी, 1, तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये बनेगा 2 पाई। क्या बनेगा, 2 पाई। और 2 पाई होगा तो फिर से cos कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हमने n की वैल्यू 2 रख दी तो बन जाएगा 4 पाई। क्या बन जाएगा, 4 पाई। 4 पाई होगी तो अगेन cos की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस अगर 2n पाई की तरीके से चल रहा है, फेज डिफरेंस अगर कैसे चल रहा है, 2n पाई की तरीके से चल रहा है, तब आपका cos फाई जो होता है, cos फाई जो होता है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है प्लस का 1। ठीक, यहां तक बात, कोई दिक्कत, ठीक, ये हो गया आपका। अब यहां से समझना, एक हम रिलेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, रिलेशन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले इस लेक्चर की स्टार्टिंग में एक बात कही थी, मैंने कहा था कि मैं तुम लोगों को इस चैप्टर में एक चीज और सिखाऊंगा। अभी आप फेज डिफरेंस देख लो, फिर मैं आपको पाथ डिफरेंस बताऊंगा। याद आई बात, है ना। इस स्टार्टिंग में ही बोला था कि फेज डिफरेंस देख लो, फिर पाथ डिफरेंस भी आएगा आपके पास। तो पाथ डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पाथ डिफरेंस जो होता है उसको देखिएगा, ये फेज डिफरेंस याद रखना है। फेज डिफरेंस कितना है, 2n पाई का है। अब पाथ डिफरेंस निकालो, क्या निकालो, पाथ डिफरेंस।
तो देखो याद रखना हमेशा फेज डिफरेंस जो होता है, फेज डिफरेंस को आप कैसे लिखते हो, फेज डिफरेंस को आप लिखते हो फाई, फेज डिफरेंस को आप क्या लिखते हो, फाई, ठीक। और आपका जो पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस को आपने डेल एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डेल एक्स, ठीक। तो इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो होता है डेल एक्स इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई, ठीक। ये पाथ डिफरेंस हो गया, ये आपका पाथ डिफरेंस हो गया, और इधर जो है ये आपका क्या हो गया, तो ये हो गया फेज डिफरेंस। ये दो चीजें हो गई आपकी, ठीक है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। तो एक रिलेशन जो आपको हमेशा के लिए अब याद रखना है वो कौन सा रिलेशन है, आप याद रखें कि डेल एक्स जो होगा वो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई होगा, या फिर 2 पाई को इधर पहुंचा दे तो डेल एक्स इंटू 2 पाई इक्वल्स टू लैम्डा इंटू फाई। ये आपका रिलेशन होता है, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है बात, ठीक। चलो, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए आपको अगर पाथ डिफरेंस चाहिए, क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कितना निकाला था हमने, 2n पाई का, तो यहां से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या ये पाथ डिफरेंस n इंटू लेमडा बचेगा। पाथ डिफरेंस जो आपका बचेगा वो कितना आएगा, वो आएगा n इंटू लेमडा, ठीक है बात। पाथ डिफरेंस n इंटू लेमडा के बराबर हो जाएगा। और हमने मैक्सिमम इंटेंसिटी अभी निकाली, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है वो कितनी होगी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है वो हो जाएगी आपकी, या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, प्रोपोर्शनल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी हमने डिसाइड किया थोड़ी देर पहले निकाला था, मैक्सिमम जो होती है वो a प्लस बी स्क्वायर होती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ भी है कि हेंस कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट अ पॉइंट इज दैट द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स रीचिंग द पॉइंट शुड बी 0 और इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। Equivalent path difference between the two waves reaching the point should be 0 और an integral multiple of full wavelength। मतलब ये n का मतलब आपका जो wavelength है लेमडा का जो है वो n मल्टीपल होना चाहिए, लेमडा का क्या होना चाहिए, n मल्टीपल। n की वैल्यू कितनी हो सकती है, n की वैल्यू जो आपकी है वो 1 2 3 जितनी आप लेना चाहे वो हो सकती है, ठीक। चलिए, जिस तरीके से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है, जिस तरीके से कंस्ट्रक्टिव आता है वैसे ही डिस्ट्रक्टिव भी आएगा, ठीक। कंस्ट्रक्टिव है तो डिस्ट्रक्टिव भी होगा ही होगा। अब डिस्ट्रक्टिव पढ़ेंगे तो कैसे करेंगे, देखिएगा। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि आपको जो है आपकी जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वो क्या है, आपकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो है, या इसको मैं प्रोपोर्शनल लिखूं, या इसको एक काम करता हूं, रुको। आपका एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड कितना है, वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस फाई सॉरी। अब मुझे बताओ कि ये मैक्सिमम कब हो सकता था, जब आपका cos फाई जो है वो कितना हो जाता, हो जाता 1। तो ये क्या हो जाती है, पूरी वाली वैल्यू मैक्सिमम हो जाती। और अगर मान लीजिए cos फाई जो है वो 0 हो गया, क्या हो गया, cos फाई जो है वो 0 हो गया, तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मिनिमम। अच्छा, ऐसा 0 पे मिनिमम नहीं होगी, क्योंकि cos आपको पता है कि cos जो होता है वो -1 पे मिनिमम होता है, किस पे होता है, -1। तो यहां पर अगर आप निकालोगे तो आपके लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी मिनिमम। तो आपको इस बार जो है आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि cos फाई की वैल्यू कितनी हो, -1 हो, ठीक। देखो तो करते हैं स्टार्ट। हमने यहां पर y भी नहीं, हम एक काम करते हैं डायरेक्ट लिखते हैं। अगर मैं बोलूं आपको कि आपका a स्क्वायर बराबर हो गया है, कितना हो गया है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू -1 क्यों, क्योंकि cos जो है, cos उसकी वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, वो -1 हो सकती है। तो आपने -1 लिखा और ये बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और -2ab बनेगा तो ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपका a स्क्वायर जो आया वो a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। और इंटेंसिटी की अगर आप बात करें मिनिमम की, तो इंटेंसिटी मिनिमम कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ये आपकी इंटेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। यहां तक बात, ये तो इंटेंसिटी की थी। अभी हमें वैल्यू निकालना है। अब cos फाई मिनिमम कब होता है, cos फाई जो होता है वो मिनिमम होता है कब, मिनिमम होता है जब हम लोग -1 के बराबर करते हैं।
-1 करोगे तो ये -1 कब होता है, तो याद रखना ये cos 90 अगर सॉरी cos 180 अगर आप देखोगे तो हो जाएगा -1। अगर आप cos 540 देखोगे तो -1 हो जाएगा। समझ गए बात? cos अगर 900 देखोगे तो वो हो जाएगा -1। इस वैल्यूज पे आपका जो cos होता है वो माइनस देता है। ठीक, तो आप इसको अगर इन जनरल टर्म में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो कि फाई जो है, cos फाई में फाई जो है वो कितना होना चाहिए, तो 2n+1 बाई 2 नहीं आएगा क्योंकि नीचे वो नहीं है ना, 2n+1 इंटू ये आपका क्या हो जाएगा पाई। ठीक, 2n+1 पाई। और यहां पर आप जो है n की वैल्यू जो है वो कहां से रखेंगे, तो 0 1 2 इस तरीके से रख सकते हैं। अगर इसको आप ऐसा लिख देते फाई बराबर 2n-1, क्या लिख देते 2n-1 इंटू पाई, तब आप n की वैल्यू जो है वो कहां से शुरू करते, वो 1 से शुरू करते आप। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा 2n-1 इंटू पाई, वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। और अब आपके पास अगर हम लोग पाथ डिफरेंस उसकी बात करें तो अभी मैंने बताया कि डेल एक्स जो है वो कितना होता है, तो होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई। बस उसी फॉर्मूले को यूज किया इन्होंने, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई। फाई की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली, 2n-1। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, पाथ डिफरेंस आएगा 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। और इंटेंसिटी मिनिमम मैंने आपको निकाल के बता ही दी थोड़ी देर पहले कि इंटेंसिटी मिनिमम कितनी हो जाएगी, तो इतनी हो जाएगी। ठीक है, यहां तक बात। चलिए, यही यहां पर लिखा हुआ है कि कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज अ पॉइंट दैट द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स रीचिंग द पॉइंट शुड बी एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और पाथ डिफरेंस शुड बी बिटवीन टू वेव रीचिंग एट द पॉइंट शुड बी एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। हाफ वेवलेंथ क्यों, क्योंकि यहां पर हाफ वेवलेंथ का ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, ये क्या है लिखा है, ये 2n-1 का मतलब क्या होता है, 2n-1 का मतलब होता है n बराबर अगर आपने 1 रख दिया तो यहां पर हो जाएगा 1, n अगर आपने 2 रख दिया तो ये हो जाएगा आपका 3, n अगर आपने 3 रख दिया तो यहां हो जाएगा आपका 5। समझ में आई? तो ये क्या है आपके सब, ये ऑड मल्टीपल है। इसको भी आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे कि ये ऑड मल्टीपल। ठीक है बात, क्लियर इतना? चलिए, अब देखिए एक बहुत प्यारा रेशो आता है जिसपे न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं। ठीक है, इसमें बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी बहुत आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी बहुत आते हैं। हम कंपैरिजन कर रहे हैं हमारा इंटेंसिटीज का, तो आई मैक्स मैंने आपको समझा दिया कितना होता है, a+b का होल स्क्वायर। आई मिनिमम कितना होता है अभी बताया, a-b का होल स्क्वायर। दोनों का अगर रेशियो लिखते हो, क्या लिखते हो आप लिखते हो आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मिनिमम। क्या लिखते हो, आई मैक्स बाई आई मिनिमम। तो मैक्स कितना, प्लस वाला, मिनिमम कितना, माइनस वाला। ठीक, प्लस और माइनस निकाल दिए यहां पर। फिर आप यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, बी स्क्वायर। तो जब ऊपर से बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहां से हो जाएगा a बाई बी, और यहां b का b बाहर आ जाएगा। स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना। यहां क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो a बाई बी -1, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आपके पास बचा क्या, a बाई बी प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a बाई बी -1 का होल स्क्वायर। अब a बाई बी जो है ये कहलाता है r, ये क्या कहलाता है, r। a बाई बी क्या कहलाता है, r कहलाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको आप लिख सकते हैं r+1 का होल स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो r-1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका इंटेंसिटी का रेशियो आ जाता है मैक्सिमम बाई मिनिमम। r क्या था, आपका ये a बाई बी था, तो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड रेशो। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड रेशो। a बाई बी लिखने की वजह से इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड रेशो, r को। और रेशो आपका ये होता है प्लस और माइनस। ठीक है, याद रहेगा, ये नीचे लिखा है रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड्स। ठीक, अब यहां पर एक चीज और पढ़ लेते हैं हम लोग, याद रखना। देखो, अब आप एक यहां पे लॉजिक लगा सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि सर इंटरफेरेंस हो रहा है, दो वेव चल रही थी, एक जगह कंस्ट्रक्टिव मिल गया। कंस्ट्रक्टिव मिलना मतलब इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई, इंटेंसिटी बहुत, कंस्ट्रक्टिव का मतलब समझे, इंटेंसिटी बढ़ जाना। एक तरफ मिल गया डिस्ट्रक्टिव सर, जहां पर इंटेंसिटी 0 हो गई।
तो बताओ जहां पर इंटेंसिटी बढ़ी वहां पर बढ़ कैसे गई और कम हुई वहां पर कैसे हो गई? तो यहां पर एक फिनोमिना काम करता है जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन सा फिनोमिना है, कौन सा प्रिंसिपल है? तो याद रखना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर कोई आपसे प्रैक्टिकल में पूछ ले, अगर आपसे कोई ऐसे पूछ ले तो आप बताना कि जो आपकी वेव ऑप्टिक्स का जो आपका इंटरफेरेंस वाला टॉपिक है, इंटरफेरेंस का जो फिनोमिना है, इट फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे फॉलो करता है कि भाई साहब कभी कभार ये आपको इंटेंसिटी बहुत बढ़ाकर दे देता है, तो यहां पर एनर्जी बढ़ गई, और कहीं कहीं ये इंटेंसिटी जीरो कर देता है, मतलब एनर्जी खत्म। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ कि इंटरफेरेंस एंड एनर्जी कंजर्वेशन ये फिनोमिना में काम करते हैं, और फिनोमिना में काम करते हैं तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि जो एवरेज आपकी इंटेंसिटी होगी, क्या होगी? एवरेज इंटेंसिटी जो होगी उसकी एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। एनर्जी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। इस फिनोमेना में एनर्जी कांस्टेंट होती है, बहुत बड़ी बात है, ये समझाया गया। हमें पता था कि मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर लेते हैं हम लोग, फिर एवरेज निकालेंगे। मैक्सिमम कितना होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और बीच में प्रोपोर्शनल था, प्रोपोर्शनल को हटा के k लगा दिया। मिनिमम कितना होता है मिनिमम वाला? तो मिनिमम वाला होता है k टाइम्स ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप एवरेज निकालो। एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। तो मिनिमम मैक्सिमम को ऐड किया, मैक्सिमम और मिनिमम को ऐड किया, डिवाइड बाई 2 किया, बाहर निकाल लो k को, 2 से 2 यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब आपका एवरेज जो आया वो एवरेज कितना आया? जितना आपका आना चाहिए। एवरेज कितना आना चाहिए? एवरेज आना चाहिए आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही दिखा रहा है कि हमारी एनर्जी जो है वो कंजर्व है। अगर गलती से कहीं पूछ लिया जाता है, वैसे तो ये नहीं पूछा जाता है पेपर में भी, पर अगर मान लो पूछ लिया उसने, आप ऑब्जेक्टिव में तो कर ही सकते हैं, कॉम्पिटिटिव में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि आपको बोल दिया गया है कि विच प्रिंसिपल इज फॉलोड बाय दी आपका इंटरफेरेंस, तो आप वहां पर लिख सकते हैं इंटरफेरेंस में एक तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी फॉलो हो रही है और एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल भी यहां पर फॉलो हो रहा है, तो दोनों आंसर करेक्ट होते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक, तो यहाँ एनर्जी तक पढ़िएगा, इसको आप पढ़िएगा एक बार, सिंपल सी चीज लिखी है। उसके बाद जो इसके आगे का पॉइंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।